हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएस क्लासेस फॉर यू। जैसा कि आप जानते हैं, हमने क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 इसका पहला पार्ट हमने कर लिया था, जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि उसके अलावा उनके पास क्या ऑप्शन है न्यूट्रिशन प्राप्त करने के। तो ये 1.3 से अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Other modes of nutrition in plants. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize their food. ऐसे भी कुछ प्लांट हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है। हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। वे अपना फूड नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो फिर वो कैसे जिंदा रहते हैं और न्यूट्रिशन उनको कैसे प्राप्त होता है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। अब जैसे हमने देखा था कि जो ह्यूमन है और एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, ऐसे ये भी क्या है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। दे यूज द हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसे क्या कहेंगे हम, हेट्रोट्रोपिक मोड। हेट्रोट्रोपिक मीन्स वो दूसरे के ऊपर आश्रित है। Look at figure 1.5. Do you see yellow tubular structures twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cascuta Yamarpel. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. अब ये देखिए, ये फिगर देखिए 1.5। यहाँ पे एक बेल है जो पेड़ के चारों तरफ लिपटी हुई है। तो क्या है, ये अमरबेल है। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाती, तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगी, जिस प्लांट के साथ ये लिपटी हुई है उससे ये न्यूट्रिशन सोख लेती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। जिस प्लांट पे जाएगी उसको क्या बोलेंगे, उस प्लांट को होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड ए पैरासाइट्स। तो ये उसके वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को ले लेती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट होते हैं परजीवी। Are we and the other animals also parasites on the plants? तो ये पूछ रहा है कि हम और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो भी पैरासाइट हैं क्या प्लांट्स के लिए। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। तो बेसिकली हम पैरासाइट ही हैं क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंड हैं। पहली wants to know whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites. अब ये पूछ रही है कि भाई जो मच्छर हैं, बेड बग्स हैं या फिर जो जोंक है जो हमारा खून चूस लेती है, तो क्या वो भी पैरासाइट्स हैं। ऑफ कोर्स वो सब पैरासाइट्स ही हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने कुछ ऐसे प्लांट्स भी देखे हैं जो एनिमल्स को खा जाते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। इज इट नॉट अमेजिंग। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। सच प्लांट्स में भी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। वो ग्रीन भी हो सकते हैं, दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। ये इधर फिगर 1.6 है। द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स ए लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। अब ये देखो, ये इसकी लीफ देखो, यहाँ पे ये घड़े की तरह है और इसके ऊपर आप ये देखिए एक इसके ढक्कन की तरह बना हुआ है। ठीक है, जो बंद हो सकता है, खुल सकता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। तो उसके अंदर क्या है, कुछ हेयर्स हैं जो नीचे की तरफ झुके हुए हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब कोई इंसेक्ट उस पिक्चर में चला जाता है। पिक्चर किसको बोला है, ये जो आकृति है, घड़े टाइप की आकृति है ना, ये वाली, इसको इसने पिक्चर, इसके लिए वर्ड यूज है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर द लीड क्लोजेस एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स entangled into the hair. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. अब क्या होगा, जैसे ही पिक्चर में कोई इंसेक्ट जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसमें ट्रैप हो जाएगा, उसमें फंस जाएगा। उन हेयर में जो नीचे की तरफ
झुके हुए हैं, उनमें क्या होगा, वो फंस जाएगा और फिर क्या है, जो पिक्चर में जो एक तरह का जूस निकलता है, डाइजेस्टिव जूस, जो उसको डाइजेस्ट कर सकता है इंसेक्ट को, तो उसके थ्रू वो क्या है, डाइजेस्ट हो जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो जो ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खा जाते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब है, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोयल इन विच दे ग्रो? क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे प्लांट्स को जैसे मिट्टी से अपना पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता हो? बूजो इज कंफ्यूज्ड। If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? अब ये कह रहा है कि अगर जो पिक्चर प्लांट है ग्रीन कलर का है और फोटोसिंथेसिस वो कर सकता है, तो ये इंसेक्ट्स को क्यों खाता है? अब आएंगे हम सेप्रोट्रोप। अब देखेंगे सेप्रोट्रोप्स क्या है। You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on the rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. अब आपने मशरूम के पैकेट तो देखे ही होंगे, ठीक है, और कभी आपने देखा होगा कि जो बारिश का जो मौसम होता है तो लकड़ी पे भी एक अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर उभर के आ जाता है, ठीक है, बारिश के मौसम में। तो उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, वो कैसे सरवाइव करते हैं? ये देखो, इसने मशरूम का पैकेट यहाँ पे 1.7 में पिक्चर में दिया है। बूजो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स, they are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. अब क्या कह रहे हैं, उनके तो जानवरों की तरह उनके पास माउथ भी नहीं है, वो तो ग्रीन प्लांट भी नहीं है, क्लोरोफिल भी नहीं है उनके अंदर, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते, फिर वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं? इसके लिए देखो एक्टिविटी 1.2। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मोइस्टन it with water, leave it in a moist warm place for 2 to 3 days or until fluffy patches appear on them. These patches may be white, green, brown or of any other color. Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. अब आप एक काम करो, ब्रेड का टुकड़ा लो, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप गीला कर दो पानी के साथ और उसको 2 से 3 दिन के लिए नम और गर्म, ठीक है, नमी वाली जगह पे आप 2 से 3 दिन के लिए रख दो, तो उसमें क्या होगा, पैचेज आ जाएंगे, ठीक है। अब ये पैचेज क्या है, वाइट भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, किसी और कलर के भी हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन पैचेज को मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। ये देखो 1.8 में, ये देखो ये ब्रेड का टुकड़ा है, इसके ऊपर आपको ये पैचेस दिख रहे हैं, इसी की बात कर रहा है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। जो माइक्रोस्कोप से हम देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है, जैसे कॉटन का धागा होता है, इस टाइप के थ्रेड्स हमें ब्रेड के पीस पे दिखेंगे। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगाई, ठीक है, तो इनको फंगाई बोलेंगे। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनका न्यूट्रिशन का तरीका दूसरा है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, डाइजेस्टिव जूस वो उसके ऊपर फैला देंगे, किसके ऊपर, डेड एंड डिकेइंग मैटर। जैसे ब्रेड था, अब जैसे 1-2 दिन के बाद ये क्या होता है, ये सड़ना शुरू हो जाता है, तो इसके ऊपर वो डाइजेस्टिव जूस फैला देंगे और उसको सॉल्यूशन में बदल देंगे, कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। अब वो सॉल्यूशन में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन
form from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. अब जब वो सॉल्यूशन से जब ले रहा है, जब डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर जो सॉल्यूशन है, अब उससे वो जब न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. Plants which use saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. तो जो saprotrophic mode यूज करेंगे उनको बोलेंगे saprotrophs. Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. तो ये जो आपने देखा होगा कि फंगस है जो अचार में, लेदर में, कपड़ों में और कोई भी जैसे गर्म और नमी वाले जगह पे कोई चीज़ छूट जाती है लंबे टाइम के लिए, तो उस पर फंगस आ जाती है. ठीक है. पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन was spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. तो वो कह रहे हैं कि ये रेनी सीजन में कहाँ से आ जाती है. ठीक है. तो क्या जो उसके पहले स्किन टू नो विद हर ब्यूटीफुल शूज, जो उसके जूते हैं जो वो कभी कभी पहनती है, तो वो रेनी सीजन में फंगस के कारण खराब हो गए हैं, तो ये रेनी सीजन में कहाँ से आ जाती है. पूजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड्स वर स्पॉइल्ड बाय ए फंगस. ही वांट्स टू नो इफ फंगाई कॉज डिजीजेस आल्सो. अब पूजो कह रहा है कि एक बार उसके दादाजी ने बताया था कि जो गेहूं की फसल है वो फंगस से खराब हो गई थी, तो ये पूछ रहा है कि इससे कोई बीमारी भी हो जाती है क्या. पहली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल बट सम फंगाई कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. सम फंगाई आर आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन. तो पहली कहती है कि जो कुछ फंगाई हैं जैसे मशरूम हुआ, यीस्ट हुआ, ये यूजफुल भी हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो प्लांट, एनिमल और ह्यूमन को बीमार भी कर देती हैं और कुछ मेडिसिन में भी यूज होती हैं. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंगाई इन योर हाउस. तो वो रेनी सीजन में क्या होती है, काफ़ी चीज़ों को खराब कर देते हैं. तो ये आपके लिए टास्क है, अपने पेरेंट्स से पूछिए कि क्या क्या चीज़ फंगस से खराब हो गई हैं. The fungal spores are generally present in the air when they land on wet and warm things. They germinate and grow. अब रीजन भी बता रहा है कि जो फंगल स्पोर्स हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं, वो एयर में प्रेजेंट है. ठीक है. जब वो वेट एंड वार्म थिंग्स, जैसे नमी और गर्म, जहाँ पे दोनों चीज़ें उसको मिल जाती हैं कंडीशन, तो वहाँ पे वो ज़्यादा ग्रो करते हैं. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. तो अब हमें ये देखना है कि हम उसको चीज़ों खराब होने से कैसे बचा सकते हैं. ठीक है. सम ऑर्गेनिज्म live together and share shelter and nutrients. This is called symbiotic relationship. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो साथ में रहते हैं और रहना और खाना जैसे न्यूट्रिशन लेना वो शेयर करते हैं, तो उनकी इस रिलेशन को बोलते हैं symbiotic relationship. For example, certain fungi live in the roots of trees. The tree provides nutrients to the fungus and in return receives help from it to take up water and nutrients from the soil. जैसे कि कुछ फंगाई ऐसी होती हैं जो ट्री के रूट्स में रहेंगी, उनकी जड़ों में रहेंगी और ट्री से न्यूट्रिएंट्स ले लेंगी. उसके बदले में क्या होता है कि ट्री को क्या मिलेगा, रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल. तो वो उसकी फंगस मदद करेगी ट्री की सोइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में. दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री. और ट्री के लिए एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइचेंस, ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर. तो एक लाइकन का इसने उदाहरण दिया है जिसमें एल्गा और फंगस इकट्ठे रहते हैं. The fungus provides shelter, water and mineral to the alga and in return the alga provide food which it prepares by photosynthesis. तो फंगस तो उसको
रहने के लिए, और फिर वाटर और मिनरल दे देगी एल्गा को, और इसके बदले में एल्गा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस से जो फूड वो प्रिपेयर करता है वो उसको दे देगा। ठीक है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल, तो ये सोइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं कैसे आते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पोट्स, डू यू नो व्हाई दे आर एडिड टू द सोइल। आपने देखा होगा जो किसान है वो खेतों में खाद डालेगा, ऐसे ही जो गार्डनर है, माली है, वो भी अपने लॉन में क्या करेगा, ये खाद का यूज करता है, फर्टिलाइजर। तो वो क्यों करता है। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल सो देयर अमाउंट्स इन द सोइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो क्या है, जो प्लांट्स हैं वो सोइल से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स लेते रहते हैं, तो इससे क्या होगा, सोइल में उनकी मात्रा न्यूट्रिएंट्स की कम हो जाती है। अब जो फर्टिलाइजर्स हैं एंड मैन्योर्स कंटेन plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. अब क्या होता है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो खाद होते हैं, उनमें क्या है, नाइट्रोजन, पोटासियम, फोस्फोरस, इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उसमें सोइल में जाते हैं और फिर से उसको न्यूट्रिएंट्स से भरपूर कर देते हैं। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट कैसे हेल्दी रहेंगे, अगर उनकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। अब जो है फसल को काफ़ी नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट द सोइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो जब कटाई कर लेते हैं तो क्या होता है कि जो सोइल है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जो फसल थी उसने उसका यूज कर लिया। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन गैस हवा में है, लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऐसे नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म, तो उनको नाइट्रोजन चाहिए सोल्यूबल फॉर्म में। द बैक्टीरियम कॉल्ड Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into soluble form। तो soluble form में कौन बदलेगा, Rhizobium। ठीक है। Rhizobium cannot make its own food। अब Rhizobium खुद का खाना नहीं बना सकता, so it lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen। Most of pulses dals are obtained from leguminous plants। In return, the plant provide food and shelter to the bacteria। अब देखो, राइजोबियम है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। ठीक है। वो क्या करता है, जनरली कहाँ रहता है, ये जो चना, मूंग, बीन्स या कोई फलीदार और इस तरह की फसल होती है, उनकी रूट्स में रहता है। ठीक है। और वहाँ से उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो ज़्यादातर जो दालें होती हैं वो फलीदार प्लांट से हमें प्राप्त होती हैं। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड, तो उसके बदले में राइजोबियम को वो उसको फूड दे देगा। देखो, राइजोबियम ने उसको क्या प्रोवाइड किया, नाइट्रोजन प्लांट को, प्लांट ने उसको क्या दिया, फूड। दस दे हैव ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो उनकी रिलेशनशिप क्या होगी, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स टू द सोइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। अब ये फार्मर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कि अगर वो दाल या इस तरह की फसल लगाएगा तो उसको ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करना नहीं पड़ेगा, तो उसकी जो उर्वरा शक्ति जो बोलते हैं हम सोइल की, वो बनी रहेगी। ठीक है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ, ओनली फ्यू प्लांट्स अडोप्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रोपिक। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि ज़्यादातर प्लांट क्या है, ऑटोट्रोफ हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। वो कुछ ऐसे हैं जो दूसरे मोड से, दूसरे तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे पैरासिटिक या सेप्रोट्रोपिक तरीका अपनाते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स
All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? अभी कह रहा है कि सभी जो एनिमल हैं वो तो क्या है, हेटेरोट्रोप्स हैं, क्योंकि वो प्लांट्स पे डिपेंड है। लेकिन ये पूछ रहा है कि इंसेक्टिवरस प्लांट भी पार्शियली हेटेरोट्रोप्स हैं? हाँ, वो भी तो दूसरे के ऊपर ही डिपेंड है, तो हम कह सकते हैं यस। अब ये कीवर्ड ऑटोट्रोपिक, पता है अभी खुद पे ही डिपेंड है। क्लोरोफिल लीव्स में मिलता है प्लांट्स की। हेटेरोट्रोप दूसरों के ऊपर निर्भर है। होस्ट आपने देखा, जो अमर बेल है किसी पेड़ पे है तो वो पेड़ उसके लिए क्या है, होस्ट है। इंसेक्टिवरस, ये इंसेक्ट खा रहा है। न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, ये आपने पढ़ ही लिया। पैरासाइट, परजीवी। फोटोसिंथेसिस, पूरा प्रोसेस आपने देख लिया, कैसे क्लोरोफिल और CO2, सनलाइट, इनसे फोटोसिंथेसिस होता है। सेप्रोट्रोप, सेप्रोट्रोफिक और स्टोमेटा, ये सब हमने इस चैप्टर में कवर कर लिए हैं। तो इसकी एक्सरसाइज भी है, इसके लिए एक अलग वीडियो लेके आएंगे। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।